क्या CIA ने पूरे ईरान में माइन बम बिछा दिया है? ईरान में सबसे पहले विद्रोह का धमाका कहां हुआ? महाबाद से शुरुआत होगी, केरमानशाह में फटेगा या साकेज में धमाका होगा? ईरान में विद्रोह की साजिश, कुर्द करेंगे माइन ब्लास्ट। तेहरान की सुबह एक बार फिर धमाके की आवाज से कांप उठी। दक्षिण पूर्वी तेहरान का आसमान हवाई हमलों के बाद धुएं के बड़े गुबार से ढक गया। जंग के 5वें दिन अमेरिका और इजराइल ने फिर तेहरान पर एयर स्ट्राइक की। אנחנו נערכנו גם בהגנה היטב, אנחנו לא מופתעים משום אמל"ח חדש שמצוי בידי האיראנים, ואנחנו נמשיך לפעול ולהגן על אזרחי מדינת ישראל גם בהגנה וגם בהתקפה. तो क्या ये अमेरिका के ईरान के खिलाफ ट्रेलर भर है? क्या अंदर खाने कोई और बड़ी वॉर प्लॉटिंग चल रही है? क्या अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ईरान में विद्रोह की चिंगारी भड़काने की साजिश रच चुकी है? रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के खिलाफ चल रही जंग में अब नया मोर्चा खुल सकता है। बताया जा रहा है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ईरान के कुर्द लड़ाकों के साथ सीक्रेट मीटिंग कर रही है। योजना के मुताबिक ईरान इराक सीमा के पास मौजूद कुर्द मिलिशिया को हथियार और मदद देकर पश्चिमी ईरान में ईरानी सुरक्षा बलों पर हमले करवाए जाए। मकसद ये है कि सीमा पर लड़ाई छेड़कर ईरान की सेना को उलझाया जाए और देश के अंदर सरकार के खिलाफ विद्रोह की आग भड़काई जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या वॉशिंगटन सिर्फ हवाई हमलों से ईरान को कमजोर करना चाहता है या फिर इसके पीछे कई मोर्चों वाली बड़ी रणनीति काम कर रही है? एक तरफ तेहरान पर लगातार एयर स्ट्राइक हो रही है तो दूसरी तरफ ईरान की सीमाओं पर नए मोर्चे खोलने की तैयारी की चर्चा है। अगर कुर्द लड़ाके पश्चिमी ईरान में ईरानी सुरक्षा बलों को चुनौती देते हैं तो तेहरान के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बाहरी हमले नहीं, अंदर से उठने वाला विद्रोह बन सकता है। The people we had in mind are dead, so we had some in mind from that group that is dead, and now we have another group. They may be dead also, based on reports. So I guess you have a third wave coming in. Pretty soon we're not going to know anybody. महाबाद 1946 में कभी कुर्दों ने अपनी सरकार बनाने की कोशिश की थी, तो क्या महाबाद फिर बनेगा कुर्द विद्रोह का केंद्र? केरमानशाह इराक की सीमा के पास रणनीतिक तौर पर बेहद अहम शहर है, तो क्या केरमानशाह बनेगा ईरान की नई जंग का मोर्चा? साकेज, जहां से कई बार सरकार विरोधी आंदोलन की आग उठ चुकी है, 2022 में बड़े विरोध प्रदर्शन का केंद्र बना, तो क्या साकेज से फिर उठेगा विद्रोह का तूफान? और यही वो खतरा है जिससे निपटने के लिए अब ईरान को दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। अगर इस इलाके में उथल पुथल बढ़ती है तो ईरान के लिए सबसे बड़ा खतरा सीमा पर नहीं, देश के अंदर से पैदा हो जाएगा। There will have to be a ground element, and I could see that there are various options how this could play out. There are ethnic insurgencies in the periphery of Iran. Iran is half Persian by population, by demographics. There are various ethnic minorities: Azeris, Kurds, the Baloch, the Kurdish and the Baluchi insurgencies are actually active even before and even without the January repercussions. कई एक्सपर्ट मानते हैं कि ईरान के खिलाफ अमेरिका का वॉर ऑपरेशन कई फेज में चलेगा। हर फेज में वो एक एक कर बड़े खतरे को निपटाएंगे। अमेरिका और इजराइल ने तेहरान पर अपने स्ट्राइक के दायरे को बढ़ा दिया है। पहले फेज में ईरान की सत्ता और मिलिट्री ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति कार्यालय के आसपास के इलाके और कई सरकारी टारगेट्स इन हमलों की जद में आए हैं। यानी संकेत साफ है, जंग के पहले फेज में तेहरान की कमांड स्ट्रक्चर सीधे निशाने पर है।
लेकिन सवाल है कि इसके आगे ट्रंप और नेतन्याहू का प्लान क्या है? क्या अमेरिका फेज 1 के बाद फेज 2 लॉन्च करेगा या CIA की मदद से फाइनल फेज लॉन्च कर विद्रोह की आग को हवा देकर ईरान में सीधे सत्ता परिवर्तन वाले प्लान को अंजाम देगा? Said it could be quick and decisive. It may take some time, but it's not going to take years. It's not an endless war. In fact, it's an effort right now to achieve the peace that we all yearn and pray for. And I think together we'll achieve it. लेकिन अगर कुर्द लड़ाकों को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया तो इस जंग में एक और बड़ा खिलाड़ी कूद सकता है, क्योंकि तुर्की लंबे समय से कुर्द विद्रोहियों को अपने लिए सबसे बड़ा सुरक्षा खतरा मानता रहा है। अंकारा को डर है कि अगर ईरान, इराक और सीरिया के कुर्द इलाके मिलकर कुर्दिस्तान की मांग तेज करते हैं तो इसका असर सीधे तुर्की की सीमाओं पर पड़ेगा। कुर्द दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी आबादी है जिनका अपना कोई देश नहीं है। दुनिया में इनकी आबादी 3 से 4 करोड़ के आसपास है। ये 4 देश तुर्की, ईरान, इराक और सीरिया में फैले हुए हैं। अगर कुर्दिस्तान बना तो इन 4 देशों की जमीन नए देश का हिस्सा बन सकती है। सबसे ज्यादा नुकसान तुर्की को हो सकता है, क्योंकि तुर्की के करीब 15 से 20% इलाकों में कुर्द आबादी रहती है। इराक में तो कुर्द पहले से ही अपनी अघोषित सरकार चला रहे हैं। ईरान में इनकी आबादी 7 से 10% इलाके में रहती है। यानी अगर कुर्दिस्तान बनता है तो मिडिल ईस्ट का एक बड़ा नया देश होगा और 4 मौजूदा देशों से अपनी जमीन छिन सकती है। अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट की ये जंग सिर्फ अमेरिका इराक की लड़ाई नहीं रहेगी, बल्कि पूरे इलाके को एक बड़े संघर्ष में धकेल सकती है। उधर ट्रंप ने ईरान पर अटैक के पीछे अलग ही थ्योरी बताई है। We were having negotiations with these lunatics, and it was my opinion that they were going to attack first. They were going to attack. If we didn't do it, they were going to attack first. I felt strongly about that. लेकिन सवाल है कि क्या यह हमला सिर्फ आत्मरक्षा के नाम पर किया गया ऑपरेशन है या फिर इसके पीछे मिडिल ईस्ट की पूरी रणनीति बदलने की तैयारी है? क्योंकि तेहरान पर हमले के साथ साथ ईरान के अंदर विद्रोह की चर्चा और कुर्द लड़ाकों की संभावित एंट्री इस जंग को और जटिल बना रही है। अगर यह संघर्ष सीमा पार हमलों से आगे बढ़कर ईरान के अंदरूनी इलाकों तक फैलता है तो इसका असर सिर्फ तेहरान तक सीमित नहीं रहेगा। मिडिल ईस्ट की ये जंग अब सिर्फ मिसाइलों की नहीं रही, ये लड़ाई सत्ता, सीमाओं और पूरे इलाके के पॉलिटिकल नक्शे को बदलने की भी हो सकती है। और अगर कुर्द, तुर्की और दूसरे खिलाड़ी संघर्ष में कूद पड़े तो ये टकराव एक नए इलाके के युद्ध में बदल सकता है। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर ईरान के एयर स्पेस पर उसका पूरी तरह कब्जा हो जाएगा। लेकिन इजराइल से जो ग्राउंड रिपोर्ट आई उसमें साफ है कि नेतन्याहू अब एक और मोर्चा खोलने के लिए तैयार है। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत अब हिजबुल्लाह के लिए नया खतरा बन सकती है। लेकिन ईरान ने अपने मिसाइल हमलों से इजराइल और अमेरिका दोनों को बैकफुट पर ला दिया है। इजराइल में अगला टारगेट कौन है? ईरान में सर्वोच्च नेता अली खामेनी की हत्या का बदला लेने के लिए ईरान कहां-कहां मिसाइल दागने जा रहा है? ईरान के टारगेट पर इस वक्त इजराइल की टॉप लीडरशिप है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज, इजराइल के सेना अध्यक्ष इयाल ज़मीर और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ डेविड बार्निया। इन 4 लोगों के खून का प्यासा हो चुका है ईरान। ईरान में हमले हो रहे हैं, इजराइल में मिसाइल गिर रही हैं। जहां इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ईरान में एक्टिव है, वहीं ईरान के खुफिया हिटमैन इजराइल में टहल रहे हैं। ये बात नेतन्याहू भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं और यही वजह है कि इजराइल इस वक्त ईरान का सबसे बड़ा टारगेट बन चुका है।
पश्चिमी यरूशलेम में मिसाइल अटैक, तेल अवीव के करीब बेत शेमेश में हमला। चंद घंटों के अंदर तबाही वाले ये दो वीडियो पूरे इजराइल को परेशान कर रहे हैं। मिसाइल हमले देखिए, उससे मची तबाही देखिए। ऐसे हमलों को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है इजराइल। इस वक्त जो है फिर से सायरन बज गई है और लोग जो हैं वो इस वक्त भाग रहे हैं शेल्टर की तरफ। बॉम्ब शेल्टर जो हैं, जो सेफ शेल्टर से वहां की तरफ जा रहे हैं, तो सायरन लगातार बज रही है। उसका मतलब है कि मिसाइल अटैक होने वाला है ईरान की तरफ से या फिर लेबनान की तरफ से। सुन सकते हैं आप। लेकिन नेतन्याहू का हौसला बुलंद है। नेतन्याहू साफ कर चुके हैं कि खामेनेई के बाद जो भी होगा वो मारा जाएगा। इजराइल किसी को नहीं बख्शेगा। אתמול חיסלנו את הרודן חמינאי, יחד איתו חיסלנו עשרות מבכירי משטר הדיכוי. כוחותינו הולמים עכשיו בלב טהרן בעוצמות הולכות וגוברות, וזה רק ילך ויתגבר עוד יותר במהלך הימים הקרובים. ועם זאת, אלה ימים כואבים. אתמול כאן בתל אביב, ועכשיו בבית שמש, איבדנו אנשים יקרים. इजराइल को सबक सिखाने के लिए ईरान सिर्फ मिसाइल ही नहीं दाग रहा, बल्कि ईरान का कुख्यात शाही ड्रोन भी इजराइल में हड़कंप मचा रहा है। ये वीडियो उत्तरी इजराइल से आया है, जहां ईरान का शाहिद 136 ड्रोन अपनी बदनाम आवाज के साथ तेजी से उड़ रहा है। इजराइल के आसमान में शाहिद ड्रोन के पहुंचने का मतलब है इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हो रहा है। ये ड्रोन 2000 किलोमीटर दूर से उड़कर इजराइल पहुंच गया और इजराइल इसे रोकने में फेल हो गया। ईरान के हमले बता रहे हैं कि उसकी मिसाइल लगातार तैयार है। ईरान पर हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इजराइल के शहर ऐसे ही दहलते रहेंगे, चाहे वो तेल अवीव हो, हाइफा हो या फिर कोई भी मिलिट्री अड्डा। ईरान वहां ऐसी तबाही वाले हमले करता रहेगा। ईरान और इजराइल का युद्ध हाइपरसोनिक दौर में पहुंच चुका है। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों ने इजराइल में तहलका मचा दिया है। फत्ताह जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल तेज हो चुका है और ये इजराइल के लिए बहुत बुरी खबर है। तेल अवीव और हाइफा में हो रहे हमले ईरान की मिसाइल पावर को बार बार साबित कर रहे हैं। नेतन्याहू का मिसाइल डिफेंस या कहें कि ईरान को रोकने वाली सबसे बड़ी फौलादी दीवार अब शीशे में तब्दील हो चुकी है। इस दीवार को ईरान की मिसाइल बार बार चकनाचूर कर रही है। बेत शेमेश में हुए हमले के बाद के हालात देखिए। यहाँ ऐसी तबाही हुई और इतनी जान गई कि तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक हड़कंप मच गया। यहाँ पर मिसाइल गिरी तो बंकर तक फटकर तबाह हो गया और वहां मौजूद कई लोग मारे गए। इजराइल को सबसे ज्यादा दहलाने वाली फत्ताह मिसाइल नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। ईरान की फत्ताह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी रेंज 1400 से 1500 किलोमीटर बताई जाती है। इस मिसाइल की रफ्तार मैक 15 तक है, यानी ये 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है। इजराइल का मिसाइल डिफेंस हाइपरसोनिक हमलों को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है, लेकिन नेतन्याहू इस वक्त डिफेंस से ज्यादा ऑफेंस यानी आक्रामक होने पर ध्यान दे रहे हैं। אנחנו במערכה שבה אנחנו מביאים את כל כוחו של צה"ל כפי שלא היה מעולם למערכה הזאת כדי להבטיח את קיומנו ועתידנו. אבל אנחנו מביאים למערכה הזאת גם את סיועה של ארצות הברית, את ידידי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, את צבא ארצות הברית, ושילוב הכוחות הזה מאפשר לנו לעשות את מה שאני מייחל לעשות כבר 40 שנה. להכות את משטר הטרור שוק על ירך. इजराइल पर हुए हमलों में जिन मिसाइलों ने तबाही मचाई है उनकी लिस्ट देख लीजिए, क्योंकि यही अब तक नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनी है। इनमें सबसे खतरनाक फत्ताह 1 और खैबर शिकर मिसाइल शामिल हैं। इसमें कद्र और इमाद मिसाइल भी शामिल हैं। फत्ताह हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। खैबर शिकन मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर है। कद्र मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है और इमाद की रेंज 1700 किलोमीटर है। ये सभी मिसाइल इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन में दागी जा रही हैं।
तेल अवीव से लेकर हाइफा और अशदोद से लेकर बीरशीबा और शेफाल जैसे छोटे शहरों पर भी इन्हीं मिसाइलों से हमले हुए हैं। इसलिए ईरान के कमांडर जो वार्निंग दे रहे हैं उसे इजराइल बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकता। ईरान के मिसाइल गोदाम लगातार एक्टिव हैं और उसके लॉन्च पैड लगातार रिलोड किए जा रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक है ईरान की फत्ताह मिसाइल। फत्ताह की खासियत है कि तेज रफ्तार के साथ अपनी दिशा भी बदलती है, यानी एक ट्रेजेक्टरी में हमला नहीं करती। ये पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर और बाहर सभी दिशाओं से गुजर सकती है और जब टारगेट पर हमला करती है तो इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि दुश्मन का इसे देखना भी मुश्किल है। ये बात नेतन्याहू बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे में इजराइल में अगला कहां धमाका होगा, कौन सी मिसाइल कहां गिरेगी, इसे लेकर इजराइल के मिसाइल ट्रैकिंग रेडार सिस्टम काफी प्रेशर में है। इन सबसे खास है अमेरिका का थाड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो पूरे इजराइल को बचाने के लिए तैनात किया गया है। थाड 200 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन की किसी भी मिसाइल को मार सकता है। ये 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। अमेरिका के पास थाड की 7 बैटरियां हैं। एक बैटरी में 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर होते हैं। दुश्मन की मिसाइल को रोकने के लिए थाड सिस्टम के एक लॉन्चर से एक बार में 8 मिसाइल दागी जा सकती हैं, यानी पूरी बैटरी में कुल 48 इंटरसेप्टर मिसाइल होती हैं। इसे ऑपरेट करने के लिए 95 सैनिकों की जरूरत होती है। इजराइल में ऐसे 2-2 सिस्टम तैनात रहे, लेकिन क्या ये काफी साबित हुए? बिल्कुल नहीं। हाइफा और तेल अवीव में गिरती हुई मिसाइलों ने बताया है कि ईरान एक बार में सैकड़ों मिसाइल फायर करने की ताकत रखता है और उनको रोकना ना इजराइल के बस की बात है, ना ही अमेरिका इसमें 100% कामयाब रहा है। अगले 24 घंटे इजराइल के लिए बहुत खतरनाक होने वाले हैं। अगर नेतन्याहू ईरान के लॉन्च पैड वाले अड्डों को तबाह करने में नाकाम रहे तो समझ लीजिए इजराइल और अमेरिका को लगातार बड़े बड़े झटके मिलते रहेंगे। ईरान से युद्ध को लेकर अमेरिका और इजराइल को ऐसे सिग्नल लगातार मिल रहे हैं। ईरान ने ठान लिया है कि पलटवार बहुत हिसाब से किया जाएगा। इजराइल पर फाइनल असॉल्ट से पहले अमेरिकी अड्डों को तबाह किया जाएगा। ईरान का वॉर एजेंडा क्या है, देखिए। ईरान ने ठान लिया है कि पलटवार बहुत हिसाब से किया जाएगा। इजराइल पर फाइनल असॉल्ट से पहले अमेरिकी अड्डों को तबाह किया जाएगा। ईरान का वॉर एजेंडा क्या है? ईरान का युद्ध 3 स्टेज में चल रहा है। सबसे पहले उसने खाड़ी में अमेरिकी अड्डों को तबाह करना शुरू किया। रेडार से लेकर कम्युनिकेशन सिस्टम और नेवल बेस से लेकर दूतावास को सबसे बड़ा टारगेट बनाया गया। दूसरे स्टेज में ईरान इजराइल पर बड़े हमले करेगा, लेकिन अभी कम ही सही वहां भी अहम अड्डों पर ईरान का मिसाइल अटैक जारी है। तीसरी स्टेज पर ईरान का इरादा होगा इजराइल का संपूर्ण सर्वनाश। लेकिन क्या इस स्टेज तक युद्ध पहुंचा तो इजराइल लॉन्च कर देगा एटम बम। अभी अभी जो यहाँ पे सायरन बजी है उसके बाद धमाके जोरदार हुए। या तो इंटरसेप्ट किया गया मिसाइल्स को जो लगातार ईरान की तरफ से अटैक किया जा रहा है, और अब हम देख रहे हैं इर्द गिर्द जो हैं वो एम्बुलेंसेस की आवाज़ सुनाई दी जा रही है। हो सकता है कि कहीं पे मिसाइल गिरा हो, ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि आखिर ये धमाके किस चीज़ के हुए, लेकिन ज़ोरदार धमाके हुए। ईरान के युद्ध का पहला चरण यानी स्टेज 1 खाड़ी देशों में अमेरिका को कमजोर करना, उसके मिलिट्री अड्डों को मिट्टी में मिला देना, सैन्य ढांचे को पूरी तरह तोड़ देना, यही है ईरान का एजेंडा। ईरान के ड्रोन यहां अमेरिकी अड्डों पर हमला कर रहे हैं, यहां पर अमेरिकी दूतावास को तबाह कर रहे हैं।
रियाद में अमेरिकी दूतावास पर मिसाइल गिर चुकी है। सऊदी अरब में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को ईरान से वार्निंग मिल चुकी है। चेतावनी है कि अमेरिका को बाहर निकालो, नहीं तो ईरान एक एक कोने में बारूद भर देगा। ईरान के कामिकाजे ड्रोन अटैक में सबसे आगे हैं। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिका के कॉन्सुलेट पर शाहिद ड्रोन से हमला किया गया है। दुबई में लगातार हमले हुए हैं। यूएई में अमेरिका का अल धाफरा एयरबेस ईरान के टारगेट पर है और यहां कई कम्युनिकेशन रेडार तबाह किए जा चुके हैं। यूएई में ज्यादातर हमलों में ईरान ने अपने शाहिद ड्रोन का ही इस्तेमाल किया है। ऐसे ही बहरीन में अमेरिका की 5वीं फ्लीट के अड्डे को जलाकर राख में तब्दील कर चुका है ईरान। 1995 में तैयार किया गया ये अड्डा अब नहीं रहा, कुछ भी बाकी नहीं बचा है। बहरीन में अमेरिका को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। कतर में अमेरिका के अल उदैद एयरबेस को बहुत मार पड़ी है। यहाँ अमेरिका के एक एक सिस्टम को जड़ से उजाड़ दिया गया है। ईरान के हमलों ने कतर में मौजूद उसकी सेटकॉम यानी मध्य कमान के हेडक्वार्टर के सैकड़ों टुकड़े कर दिए हैं। ईरान की तरफ से लगातार इस्राएल पे हमले किए जा रहे हैं। अभी अभी जोरदार हमला हुआ और हमने देखा कि आसमान में धमाके हो रहे थे और पे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे अभी अभी एक मिसाइल जो है ईरान की तरफ से लॉन्च किया गया और ये आसमान में उसके निशान है, इंटरसेप्ट किया गया इन मिसाइल्स को और जोरदार धमाके हो रहे हैं। लगातार जोरदार धमाके हो रहे हैं, उसका मतलब है कि आसमान में इंटरसेप्ट किया जा रहा है। ईरान के टारगेट पर इजराइल है, उसके दोस्त यूएई और बहरीन हैं, जो अब्राहम अकॉर्ड के साथी हैं, क्योंकि यहीं पर अमेरिका के अड्डे भी हैं। ईरान के टारगेट पर सऊदी अरब और कुवैत में अमेरिकी अड्डे हैं। कतर का अड्डा भी ईरान के टारगेट पर है। जॉर्डन को तो बहुत बड़ी सजा दे रहा है ईरान। इन हमलों ने एक बात साफ कर दी है कि ईरान अब अमेरिका को खाड़ी में बर्दाश्त नहीं करेगा। खाड़ी में अमेरिका की तमाम ताकत का जखीरा माने जाने वाले 3 अड्डे ईरान ने उड़ा डाले हैं।